हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस किया था, अब सिलेबस के बाद हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उस सब्जेक्ट में क्या है और उस सब्जेक्ट का बेसिक क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक तरफ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज मैंने पहला चैप्टर लिया है प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग शुरू किए हैं, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सबसे मुख्य बात यह है कि उस ड्राइंग के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी, कितनी सामग्री लगेगी, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग डिप्लोमा करने के बाद जब बाहर जाओगे, या तो सरकारी जॉब में जाओगे या प्राइवेट जॉब में जाओगे, आप किसी भी जॉब में जाओगे तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। उस प्रोजेक्ट में या तो रनिंग प्रोजेक्ट होगा या प्रोजेक्ट नया इंस्टॉल होगा। वहाँ पे कौन कौन सी सामग्री लगेगी, कितनी सामग्री लगेगी, उसका नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो इसी बात पे आज हम इसके प्रिंसिपल को समझेंगे कि आखिर हम ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते क्यों हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि जब आप किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए जाओगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो वहाँ पे आप एज ए जेई जाओगे, जूनियर इंजीनियर। तो वहाँ पे आप लोगों को सामग्री है जो भी इंस्टॉलेशन में यूज होनी है, उसको कहीं से न कहीं से परचेस करना होता है। क्योंकि अगर छोटे घरों की वायरिंग हो तो हम मार्केट से चले जाते हैं, सामान लेके चले आते हैं, लगा के अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़े सेक्टर में ये काम करना हो तो इतना ईजी नहीं होता है। उसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया है। आप उस प्रोसेस के हिसाब से काम करोगे, किस वे में आप सामान को खरीद के लाओगे, कैसे आप उसका नक्शा तैयार करोगे, कितना खर्च आएगा, ये आपको प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बताना होता है। तो चूँकि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमें ये सब बताना है, तो हमें पूरी वे की जानकारी होनी चाहिए कि किस वे से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। तो सारा का सारा डिस्कस हम करेंगे इस चैप्टर में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक सामग्री को परचेस करने का। इसमें मेन यही होता है। जब आप देखोगे कि अलग अलग कंपनियों में बड़े बड़े ठेकेदार काम कराते हैं, तो वो कैसे काम को अपने हाथ में ले लेते हैं, उनको कैसे ठेका मिलता है, जिसको हम लोग ठेका बोलते हैं, उसका शुद्ध नाम टेंडर होता है। हम लोग टेंडर देते हैं एक प्राइवेट फर्म को, वो ठेकेदार आता है, टेंडर लेता है और उस टेंडर के बेस पे वो काम कराता है। तो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। पहले मुख्य पॉइंट ये है कि हम जाने आगणन व मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं, ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये पहला पार्ट तो ये है कि परियोजना की रूपरेखा तैयार करना। यानी कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हो तो उसकी एक पहले से ही परियोजना होती है कि कौन सा सामान कहाँ लगेगा, कितने रेटिंग का लगेगा, कितना लगेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही प्री प्लान करके चलते हैं। तो चूंकि अगर पहले से प्री प्लान करना है तो हमारा किस में आ जाएगा, आगणन व मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य में। परियोजना की रूपरेखा तैयार करना, हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट देखते हैं इसका क्या है कि परियोजना में लगने वाली सामग्री, सामग्री का विवरण, परिमाण व मूल्य ज्ञात करना। यानी कि अगर हम ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट में कौन सी सामग्री लगेगी, उस सामग्री का विवरण क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा और इसका मूल्य कितना होगा, ये हम पहले से ही तय कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है कि हम इसको पहले से तैयार रखें। तीसरा ये है परियोजना की अनुमानित लागत ज्ञात करना। चूंकि किसी भी प्रोजेक्ट का हमें पहले से ही ब्लूप्रिंट, जिसको खाका बोलते हैं, अगर तैयार हो जाएगा तो कौन सी सामग्री, कितने रेटिंग की सामग्री, उसका मूल्य क्या है, हमें पहले से ही पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें पूरे प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा ये पहले से अनुमानित लागत हो जाता है।
मैंने अनुमानित बोला है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते रहते हैं, हमारी रेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अनुमानित लागत ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है बीटी बोर्ड में कि जो आगणन व मूल्यांकन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही 3 है। परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना, परियोजना में लगने वाली सामग्री का विवरण, उसका पूरा मूल्य ज्ञात कर लेना, परियोजना की अनुमानित लागत ज्ञात कर लेना, जिससे हमारा पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इसको आप लोग उम्मीद करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। मुख्य तत्व, इसमें क्या है कि जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम करते हैं उसमें कुछ टर्म यूज होगा। उस टर्म का मतलब क्या होता है हम यहां समझेंगे। तो पहला लेते हैं हम लोग संस्थापन विधियां। संस्थापन विधियां यानी कि इंस्टॉलेशन मेथड क्या है। ठीक है, इंस्टॉलेशन मेथड ये होता है कि जब आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी जॉब में जाओगे, किसी भी साइट पे आप जाओगे तो उस साइट की लोकेशन अलग अलग होगी। वहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पे आप जा रहे हो उस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। वहाँ के लोकेशन के हिसाब से कौन सा मेथड सूटेबल होगा इसका नॉलेज हमें पहले से होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट आसानी से लग भी जाएगा और उस प्रोजेक्ट को लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम लोग संस्थापन की बहुत विधियां होती हैं। ठीक है, उन विभिन्न विधियों में से उस साइट पर कौन सी विधि अधिक सुविधाजनक होगी उसका निर्णय हम पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है। संस्थापन सामग्री। संस्थापन सामग्री का मतलब होता है, पूरा लिखते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि एक ही काम के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती है इलेक्ट्रिकल में। जैसे आप एक स्विच लेने जाओगे
वो स्विच आपको बहुत सारे फॉर्म में मिलती है। जैसे आपका MCB है, ये भी एक स्विच का काम करता है। आप एक सिंपल 5 एम्पियर या 10 एम्पियर 15 एम्पियर की स्विच लेने जाओगे, वो भी एक किटकैट स्विच होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक ही काम करती हैं। तो कौन सी सामग्री किस जगह पे उपयोग करनी है, ये हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं इनडोर होती हैं, बहुत सी चीज़ें आउटडोर होती हैं। अब अगर हम इनडोर वाले मटेरियल को आउटडोर में यूज़ कर लेंगे तो सूटेबल नहीं होगा, अगर आउटडोर वाले मटेरियल को इनडोर मटेरियल में यूज़ कर लेंगे तो भी सूटेबल नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी नॉलेज हमें पहले से होना चाहिए ताकि हम सही जगह पे सही मटेरियल यूज़ कर सके। तो वही कह रहा है कि संस्थापक सामग्री व उसका उपयोग हमें पता होना चाहिए। संस्थापक सामग्री का मतलब ये है कि अगर हमें कहीं पे स्विच लगाना है तो कितने प्रकार के स्विच आते हैं, कौन सी कंपनी का स्विच आता है, किस रेटिंग का स्विच आता है, ये सब सारी चीज़ें हमको पहले से पता होनी चाहिए, जिससे कि हमको कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने में आसानी होगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किए, अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है, ये आपका एरिया दिया गया, इसमें आपको वायरिंग करनी है, मान लेते हैं छोटा सा एक स्केल लेते हैं, वायरिंग करनी है। अब आपको पता ही नहीं है कि ट्यूबलाइट आती है कि लाइट आती है कि क्या आता है, तो आप कैसे इसको यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें अपडेट होना होता है कि मार्केट में इस समय किस चीज़ के लिए कौन सी सामग्री उपलब्ध है। स्विच को ले लेते हैं, लाइट को ले लेते हैं, फैन को ले लेते हैं। बहुत सारे प्रकार की लाइटें इस समय मिल रही हैं, बहुत सारे प्रकार के फैन मिल रहे हैं। ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन कौन सा टाइप कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा उसका भी हमें क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है कि कौन सा सामान हम कहाँ लगा लें। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा है संस्थापन सामग्रियों का विवरण। संस्थापन सामग्रियों का विवरण, ठीक है। संस्थापन सामग्रियों का विवरण इन द सेंस, अगर आपको पावर वायरिंग करनी है तो 15 एम्पियर का स्विच आप यूज करते हो, 15 एम्पियर का सॉकेट यूज करते हो। अगर लाइट एंड फैन की वायरिंग करनी होती है तो 5 एम्पियर का स्विच सॉकेट यूज करते हो। ये सारी चीजें अभी स्टैंडर्ड है, हम लोग जब वायरिंग शुरू करेंगे तब वहां पे सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपके सामने कुछ एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर संस्थापन सामग्री है तो उसका विवरण क्या है। जैसे अगर आपको फैन लगाना है तो फैन आजकल 12 से 15 वाट के भी आ रहे हैं, 60 वाट के भी आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा रेटिंग के भी 200 वाट के भी आप अगर बड़े फैन लोगे तो आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमें अलग अलग चीज़ों का रेटिंग, उनका विवरण हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हमें इन्वर्टर से यूज़ करना है, अगर किसी फैन को मान लेते हैं, अब वहाँ पे अगर हम 200 वाट का फैन लगा देंगे तो इन्वर्टर की तो पहले से घंटा डंका बज जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम सही से स्पेसिफिकेशन नहीं जानेंगे किसी भी सामग्री का तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपको हर एक सामग्री का विवरण पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है बाजार मूल्य। देखिए इसमें क्या होगा, हमने आपको बताया कि पहला पॉइंट आप संस्थापन विधि को जानो। आपने एक अच्छी विधि सेलेक्ट कर ली कि इस विधि से हमको वायरिंग करनी है, ठीक है। आगे चलेंगे, संस्थापन विधि के बाद उस विधि में हमको कौन कौन सी सामग्री लगेगी उसका हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी सामग्री लगेगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हम चले, उस सामग्री जो लग रही है उसका रेटिंग क्या है, एक तरीके से यानी कि उसका क्या पूरा विवरण है, ये हम पता कर लेंगे। जब इतनी चीजें पता हो जाएंगी कि इतना सामान लगेगा तो उस सामान का कितना मूल्य आएगा ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हमें सामान का मूल्य पता करना है तो उसका बाजार मूल्य पता करना होगा, यानी कि इस समय वो कितने रेट में मिल रहा है। तो ये भी काम हमको करना होता है कि अगर जो हमने सामान यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर,
उसका बाजार मूल्य क्या है। पता चला कि एक जो स्विच आप ले रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, उसका दाम 10 रुपये भी है, उसी का दाम 20 रुपये भी है, उसी का दाम 15 रुपये भी है। होता भी है ऐसा, बहुत सारे मटेरियल का मतलब सेम मटेरियल होते हैं, उसके दाम अलग अलग होते हैं। अब आपने 10 रुपये का सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन हो सकता है क्वालिटी इतनी खराब हो कि बहुत जल्दी ये खराब हो जाए, तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के लिए यहाँ पे 20 रुपये वाला सेलेक्ट कर लिया, और एक प्रॉब्लम सामने आएगी कि अगर आप 20 रुपये वाला सेलेक्ट करोगे तो क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी, लेकिन आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना होता है, बाजार मूल्य से क्लियर करना होता है कि कौन सी सामग्री को हमें यूज़ करना चाहिए, उसका रेट क्या है। तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है 15 रुपये वाला ले लेते हैं, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा और ज़्यादा सस्ता भी नहीं होगा और ब्रांड भी ठीक रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी, बाजार मूल्य से। अब बाजार मूल्य को जानने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट में जाके अलग अलग चीज़ों की हमें प्राइस चेक करनी होती है। तो इसका भी मेथड है, हम लोग आगे अभी जब पढ़ेंगे तो एक आएगा मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बाजार का मूल्य पता करते हैं। फिलहाल बस हमें बाजार मूल्य से बस ये लेना देना है कि जो आपने ऊपर मेथड में समझा कि कौन सी सामग्री यूज सही रहेगी, उसका बाजार मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये बाजार मूल्य का पॉइंट हो गया। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक टर्म में समझा रहा हूँ कि हम अगर यूज कर लें कि बाजार मूल्य है, संस्थापन सामग्री है, विधि है, तो इसमें आपको क्लियर हो कि आपको कौन सी सामग्री की बात की जा रही है, क्या बात किया जा रहा है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मुख्य तत्व इसमें क्या क्या आपको यूज होंगे ये बता लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको समझ लेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, इसकी टेंशन आप ना करें। चलिए 5वां देखेंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हमको बहुत सारे अभी कई बार रिपीट होंगे तो हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5वां देखें तो क्या है, क्रय प्रणाली का ज्ञान। अब देखिए, आपने बाजार से उसका मूल्य तो पता कर लिया, लेकिन आप डायरेक्ट उसको खरीद नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको एक छोटा घर का वायरिंग करना है तो आप जाओगे बाजार, सामान लाओगे, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है इसमें लगा के काम कर लोगे। लेकिन वहीं अगर आपको कोई बड़ा फ्लैट मिल जाए या कोई बड़ी इंडस्ट्री मिल जाए या बहुत बड़ा कोई ऐसा सेक्टर मिल जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस काफ़ी बल्क मात्रा में, अब वहाँ पे आप ऐसे आसानी से नहीं चले जाओगे कि आपने एस्टिमेट कर लिया क्या क्या सामान लगेगा, खूब लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली और उसको लेके मार्केट पहुँच गए। अब जब मार्केट पहुँच गए तो लगे खोजने, पता चला कि जिस दुकान के पास जा रहे हैं उतनी मटेरियल ही नहीं है हम उसके पास। कुछ मटेरियल पहले दुकान वाले के यहाँ से, कुछ दूसरे वाले के यहाँ से, कुछ तीसरे वाले के यहाँ से। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ये सही तरीका भी नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े स्केल पे जाओगे किसी भी कंपनी में या फिर कहीं भी जाओगे बड़े सेक्टर में, तो वहाँ पे हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। सामान के लिए स्टोर रूम अलग होता है, काम कराने के लिए लेबर वर्क अलग होता है, उसमें जो इंजीनियर्स होते हैं उनका सेक्टर अलग होता है। यानी कि हर एक आदमी का वहाँ पे काम बटा है, वो आदमी सिर्फ अपना काम करेगा, दूसरे का काम नहीं। तो आप एज ए जेई जाओगे तो आपके लिए सामान का डिटेल नहीं होगा कि कितना उस कंपनी में सामान है, कितना नहीं है, ये किसके पास होगा, स्टोर के पास होगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ से सामान का डिटेल लेके मार्केट से नहीं खरीद सकते, उसके लिए कई सारे मेथड होते हैं। उस मेथड को आपको फॉलो करना है और उस मेथड से क्या करना है, आपको सामान को परचेस करना है। क्योंकि क्रय प्रणाली का ज्ञान आपको जरूरी है, तो इसमें बहुत सारे मेथड आते हैं। जैसे आप अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे कोटेशन, जिसको हम लोग टेंडर भी कोटेशन को ही बोलते हैं क्या हम लोग, टेंडर। ठीक है, कोटेशन टेंडर, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोटेशन और टेंडर लगभग सेम ही है, लेकिन टेंडर और कोटेशन में बहुत बेसिक डिफरेंस है। ये टेंडर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर वगैरह में आता है विज्ञापन के रूप में, तब आप उसको लेते हो।
कोटेशन में विज्ञापन वगैरह नहीं आती, सीधा सीधा एक तरीके से पता चल जाता है आदमी को कि यहाँ से हमें क्या लेना है, ठेका लेना है। तो ये सब बातों पे अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आप ये जान लो कि क्रय प्रणाली के लिए क्या क्या नियम होते हैं। तो या तो आप कोटेशन या टेंडर से खरीद सकते हो सामान, या फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मांग पत्र मंगा सकते हो। दुकानदार के पास गए, बोले कि भाई मेरे को इतना सामान चाहिए, मुझे अपना डिटेल दे दो कि कितना सामान कितने का मिलेगा। आप वहां से मांग पत्र लेके चले आए, वहां से आपने डिसाइड कर लिया कि इसके यहाँ से सामान लेनी है। आपने 4 दुकानों के यहाँ से लाया, 4 दुकानों से हो गया, उसका आपने तुलनात्मक विवरण कर लिया। ये सारी मेथड है। हम आपको एक बार जब क्रय प्रणाली का बाजार मूल्य और क्रय प्रणाली पढ़ेंगे तो उसमें एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं बेसिक टर्म केवल समझा दे रहा हूँ कि अगर आपको बाजार मूल्य पता चल गई है तो आप सीधा सीधा उसको खरीद नहीं पाओगे। क्या करोगे, आप अपने यहाँ जो कंपनी है वहाँ पे कौन सा मेथड लगता है सामान को मंगाने में, उस मेथड का आप यूज़ करोगे और सामान आप मंगाओगे। स्टोर में आएगा, स्टोर से आप सामान को यूज़ करोगे। आप सिंपली ऐसे सामान मार्केट से नहीं ला सकते। बस मेरे बताने का मतलब ये था, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा, देखिए छठा क्या होगा, श्रम का ज्ञान। श्रम व उसका बाजार मूल्य। देखिए होता क्या है, आपने सामान तो मंगा लिया, लेकिन इतने बड़े सेक्टर में आप सामान को अकेले तो लगा नहीं पाओगे। उस सामान को लगाने के लिए आपके पास मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मैन पावर नहीं होगा तो आप सामान नहीं लगा पाओगे। मैन पावर का मतलब है आपको लेबर चाहिए। लेबर जो अनस्किल्ड होते हैं वो अपना काम करते हैं, उनको बता दोगे कि भाई ये सामान वहां लगा, वो लगा देंगे, ये सामान वहां लगा, वो लगा देंगे। वो आपके बस की बात नहीं है। तो चूंकि अब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट की खर्च कम रखनी है और काम अच्छे से देना है, तो आप अगर एक मजदूर का दाम 300 रुपये है और एक का दाम 400 रुपये है, तो आप सोचोगे कि भाई काम तो हमें अपने से कराना है, तो हम 400 वाले को क्यों लें, हम किसको लेंगे, 300 वाले को लेंगे जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो अगर आपको उस एरिया में किस रेट पे मजदूर मिल रहे हैं उसका अगर नॉलेज नहीं है, तो पता चला आप किसी आदमी के पास गए, उसने 500 मांग लिया, आप उसको 500 पे उठा लाए। तो इस चीज से बचने के लिए वहां पे श्रम क्या चल रहा है, श्रम का बाजार मूल्य क्या चल रहा है, ये हर जगह फिक्स होता है। आप शहरों में चले जाओगे तो हो सकता है 400-500 पर मजदूर हो, गांव में आप जाओगे तो 200-300 पे काम हो जाएगा। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, मैन पावर मिलेंगे। तो इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। आइए एक और टर्म देखते हैं, 7वां, आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का क्या होगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पहले से ही हो जाएगा। और वो सब किस बेसिस पे होता है, इन्हीं सब चीजों पे क्या करते हो आप, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हो। यहाँ से आप बाजार मूल्य से डिटेल निकालते हो, खरीद के मंगा लेते हो, कैसा सामान आ रहा है, कितना लेबर कॉस्ट आएगा, सारा उसी में जोड़ोगे आप। तो चूंकि अगर आप उतना सामान मान लेते हैं, आपके पर प्रोजेक्ट का कास्ट 10 लाख आ गया, एक प्रोजेक्ट का कास्ट, ठीक है। लेकिन उस समय आपने जो जो रेट निर्धारित किया था, अगर वो सामान उस रेट पे नहीं मिला, मजदूर वहां पे उस रेट पे नहीं मिले, हो सकता है कुछ बढ़ गया, तो आपको तो घाटा हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, आकस्मिक व्यय कुछ ऐड कर देते हैं। वो आकस्मिक व्यय कैसे निकालते हैं, अभी आपने मान लेते हैं कुल मूल्य निकाला है, ऊपर से सामग्री का, संस्थापन का कुल मूल्य निकाल लिया आपने, उस मूल्य पे 3% से लेके 5% आप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो। कितना कर देते हैं, 3 से 5%, किसमें, आकस्मिक व्यय में। जैसे मान लेते हैं 1000 रुपये आ रही है किसी प्रोजेक्ट की कास्ट, उसमें आप अगर 3% ऐड कर दोगे तो 30 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी, 1030 रुपये। तो अगर ये 30 रुपये की मार्जिन आप लेके चलोगे अपने यहाँ,
तो अगर यहाँ पे श्रम मूल्य में थोड़ा कम ज़्यादा हुआ, सामग्री के मूल्य में कुछ कम ज़्यादा हुआ, तो आप इसको मेंशन कर लोगे, आपको घाटा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां पॉइंट। आइए एक और पॉइंट देखते हैं। आप इन हेडिंगों को लिख लीजिएगा और आप ये हेडिंग लिखकर इस पे आप खुद काम करिएगा कि मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर इनमें कोई समस्या आ रही हो तो मैं आपको अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको बता दूंगा। आप यूट्यूब पे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करूंगा और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो टॉपिक को समझने में, या फिर इस वीडियो को बनाने में आप कोई अपना ओपिनियन देना चाह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा ऐसे वीडियो करो तो और अच्छा हमको समझ में आएगा, या फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आप किस पे बता दोगे मुझे? या तो कमेंट करके बताओगे, या व्हाट्सएप पे बता दोगे, या टेलीग्राम ग्रुप पे बता दोगे आप। तो आप जैसा बताओगे मैं उस हिसाब से अपना काम कर दूंगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बनाने कोई मतलब नहीं है। तो आपको जैसे सूटेबल लगेगा मैं वैसे करूँगा। फिलहाल एक बार वीडियो को देखो, अभी बेसिक चीज़ें चल रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये पूरा चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, मैं वो आपको 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो करा भी दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इस पर आएगा। इसके बाद जब हम अगला चलेंगे अर्थिंग, वहाँ इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हाउस वायरिंग चलेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको मैं आपको नोट भी कराऊंगा, चीज़ें समझाऊंगा भी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अभी मैं इसको सिर्फ एक टर्मोलॉजी है, सिर्फ छोटे छोटे टर्म हैं जिनसे आप अच्छी तरीके से परिचित हो, बस मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा रहा हूँ और रिकॉल करा के आगे बढ़ रहा हूँ। जब आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। डेली आप लोगों के लिए आधे घंटे से 1 घंटे का वीडियो रहेगा बीच में। मैं आपको मंडे टू फ्राइडे मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो कब से कब आएगी, क्योंकि ये डिटेल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए होगा क्या कि मंडे से लेकर फ्राइडे, ये 5 डे में आपको मैं एक एक वीडियो डेली अपलोड करूँगा। वीडियो 30 से लेकर 60 मिनट के बीच में रहेगी, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो डीजेपी इलेक्ट्रिकल, ये यूट्यूब का चैनल भी है और टेलीग्राम का भी चैनल है। आप दोनों को सर्च करोगे डीजेपी स्पेस इलेक्ट्रिकल, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके सिंपली अगर ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग का प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। इसके बाद में अगर और भी सब्जेक्ट जैसे मशीन हो गया, बेसिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अगर इनकी ज़रूरत पड़ी, आपकी डिमांड रही, तो मैं वो भी बना के दूंगा। और ये कंपटीशन लेवल की बात नहीं होगी, ये किस पे होगी, बोर्ड लेवल की बात होगी। और उसमें मैं आप लोगों को ये ट्रिक देते चलूँगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं वहाँ पे आपको मार्क करता चलूँगा कि ये देखो अब पॉइंट है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस पे जुड़ जाइए, कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपका सोल्यूशन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ का 7 नंबर हमने आकस्मिक व्यय देखा। इसके बाद एक और आता है, 8 नंबर हो जाएगा, हाँ, ऊपरी प्रभार। ऊपरी प्रभार मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कॉस्ट कितनी आई है, पिछले एग्जाम्पल में 1000 थी, उस पर मैंने 3% क्या लगा दिया, आकस्मिक व्यय लगा दिया, तो 1030 हो गई। अब चूंकि 1030 है, हमने क्या किया, इसमें सामग्री का मूल्य किया, सामग्री मूल्य प्लस श्रम मूल्य प्लस आकस्मिक व्यय, ये तो मैंने कर दिया। अब आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो वो सामान, श्रमिक और आकस्मिक व्यय से नहीं काम चलने वाला है।
आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसमें सरकारी आदमी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपके लिए जेई आएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका, हमारे डिपार्टमेंट से क्या जाएगा, एक जेई जाएगा, एक सिविल डिपार्टमेंट से जेई जाएगा। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपका इनडायरेक्ट काम करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट वर्क। जैसे अगर आपको वहां का प्लान चाहिए, आप तो प्रोजेक्ट बना लोगे अपना, लेकिन वहां का प्लान कौन बताएगा, दूसरा आदमी बताएगा जो सिविल का जेई होगा। अब चूंकि एक प्लान को तैयार करने के लिए उस साइट पे तो एक सिविल इंजीनियर रखा नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं, एक अलग से सिविल इंजीनियर अपॉइंट करते हैं, उससे पूरा प्लान अपना हम लोग क्या करते हैं, तैयार करा लेते हैं, उसके बाद वो चला जाता है, यानी कि वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने काम किया, उसको पैसा देना है, तो वो कहाँ से आएगा हमें पता नहीं है। उसके साथ साथ और भी जो ऊपरी खर्चे हैं, जितने भी ऊपरी खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे, सब ऊपरी प्रभार से आएंगे। आपको एक और टर्म यूज होगा 9वां, ऊपरी प्रभार के बाद एक और टर्म है परिनिरीक्षण प्रभार। परिनिरीक्षण प्रभार, ठीक है। मैं आपको ऊपरी प्रभार और परिनिरीक्षण प्रभार में बता रहा हूं क्या अंतर आएगा। ये मैंने कहा आपसे कि इनडायरेक्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट वर्क में। वो आदमी साइट पे आके वर्क नहीं करेगा, वो इनडायरेक्ट वर्क करेगा और करके चला जाएगा, तो उसको वेतन देना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अलग से ये जो कॉस्ट हमने निकाली है उसमें हम 10 से 15% ऐड कर देते हैं, ताकि अगर पानी वाला आ रहा है पानी देने तो उसका कास्ट उसी में निकल जाए, कोई अलग से जेई या कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है निरीक्षण करने, उसका खर्चा निकल जाए, और उसके साथ साथ जितने भी ऊपरी खर्चे आ रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, 10 से 15% में आ जाएंगे। अब देखिए परिनिरीक्षण प्रभार क्या होता है, अगला पॉइंट। परिनिरीक्षण का प्रभार यह है कि हम प्रोजेक्ट पे काम करा रहे हैं, श्रमिक हमने उठा लिया, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम श्रमिक से तो नहीं चलेगा ना। हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, अधिकारी होते हैं जो डेली वर्क करते हैं, ऑफिस का वर्क होता है जो आपका डेटा शीट मेंटेन करके रखते हैं। आप अगर बड़े कंपनियों में जाओगे तो सबका डिपार्टमेंट मैंने बताया अलग अलग होता है, क्योंकि सबका काम तो इसी प्रोजेक्ट से पैसा निकलना है। तो अगर आप इसी प्रोजेक्ट से पैसा निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल जो कास्ट आ रही है उस टोटल ऊपर वाली कास्ट में अगर हमने 10-5% इसमें ऐड कर दिया, उसके बाद जो टोटल कास्ट आएगी उसमें फिर से 10 से 15% क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि निरीक्षण प्रभार निकल जाएगा। निरीक्षण प्रभार का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे वो अधिकारी जो ऊपर बैठ के हमारे काम करते हैं, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, उसके बाद जो हमारे ऊपरी अधिकारी हैं, जैसे हम अगर जेई के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ कोई एई होगा, एक्सीएन होगा, या फिर उससे भी बड़ा अधिकारी होगा। तो जितने भी ऊपरी अधिकारी हैं वो किस में आएंगे, परिनिरीक्षण प्रभार में आएंगे। लेकिन ऊपरी प्रभार में कौन आएगा, जो प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ अलग से अपना काम करके चले गए। लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं, और जब तक प्रोजेक्ट काम करता है तब तक ये भी काम करते हैं, लेकिन ऊपर लेवल का काम करते हैं। जैसे मॉडल तैयार करना, पेमेंट करना, उसके बाद काम को डिसाइड करना कि आज कौन सा काम होगा कौन सा नहीं होगा, ये सारी चीजें कौन करेगा, ऊपर के अधिकारी। तो ये डायरेक्ट वर्क करते हैं लेकिन ऊपर अधिकारी होते हैं। ये इनडायरेक्ट वर्क करते हैं, इनका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन दोनों का मूल्य निकालने के लिए, यानी इनको वेतन देने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। वो पैसा हम कहाँ से लाते हैं, टोटल कास्ट में यहाँ भी 10% ऐड करेंगे, 15%, और यहाँ भी 10-15% ऐड करेंगे, ठीक है। तो इतना टर्म हम यूज करते हैं किसमें, एस्टिमेटिंग कास्टिंग में, ताकि हमारा क्या निकल आए, पूरा पैसा पता चल जाए कि कैसे हमको पैसा मिलेगा। देखिए एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वो भी इसी का पार्ट है। यानी कि अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग गया होगा कि अगर हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कैसे पैसे का निकालेंगे। पहला तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता दे रहा हूँ। पहला आप क्या करोगे, मेथड चूज करोगे, कौन सा मेथड हम प्रोजेक्ट में लगाएं, बात खत्म। फिर उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, उस मेथड पे कौन सी सामग्री लगेगी ये डिसाइड करेंगे। तीसरा मेथड क्या करेंगे, उस सामग्री की स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि सामग्री हमको एक ही सामग्री अलग अलग रेटिंग के अलग अलग दाम के मिल जाते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कौन सी सामग्री सुटेबल होगी हमारे लिए। फिर चौथा किस पे चलेंगे, उसका बाजार मूल्य। बाजार मूल्य हमको पता चल जाएगा तो हमको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई इस सामान पे कितना खर्च आएगा, ये हम निकाल लेंगे। उस बाजार मूल्य के बाद हम, आपको पता है कि मैंने क्या बताया था, अगर बाजार मूल्य पता चल गया तो उसको खरीदने की विधि क्या है पता होनी चाहिए। खरीदने की विधि आपको अगर पता हो गई तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा। लेकिन उस सामान को लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको लिख दे रहा हूं एक बार फिर से शॉर्टकट में। संस्थापन विधियां, संस्थापन विधियां, कौन सी विधि आप यूज कर रहे हो। उसके बाद संस्थापन सामग्री, संस्थापन सामग्री। तीसरा क्या आएगा, सामग्री का विवरण। उसके बाद क्या आएगा, बाजार मूल्य। उसके बाद क्या आएगा, अगर आप बाजार से मूल्य पता कर लिए तो आपको क्या होना चाहिए, क्रय प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए, क्रय प्रणाली का ज्ञान। उसके बाद क्या करोगे आप, क्रय प्रणाली का आपके पास अगर ज्ञान हो गया तो आप सामान ला लोगे, लेकिन सामान को लगाने के लिए आपको मजदूर चाहिए, तो श्रमिक चाहिए, श्रमिक व श्रम का बाजार मूल्य, ये हमको पता करना होगा। ये भी हम पता कर लेंगे। हमको कैसे पता करना है, हम मार्केट में जाएंगे, पता कर लेंगे कि भाई कितना लेबर कॉस्ट चल रहा है, अलग अलग जगह से पता करके उसके बाद क्या मजदूर हम उठा लाएंगे। यहाँ से भी चीजें निकल के चली जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ इतने से हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला। ठीक है, इसको चलाने के लिए हो सकता है कि अचानक से खर्चा कम ज्यादा आ जाए, तो उसको हम किस में ऐड करेंगे, आकस्मिक व्यय में ऐड करेंगे, ताकि अचानक से दाम घटे बढ़े या लेबर का कास्ट घटे बढ़े। हो सकता है कि कभी काम करने के लिए 10 लेबर की जरूरत हो, कभी 15 की जरूरत पड़ जाए, कभी 20 की जरूरत पड़ जाए, तो ये सब हम कहाँ से लाएंगे, आकस्मिक व्यय में 3% एक्स्ट्रा करेंगे, 3% एक्स्ट्रा। उसके बाद आठवां क्या है, मैंने बताया कि अगर आकस्मिक व्यय तो ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इनडायरेक्ट काम करेंगे ऊपरी प्रभार के अंदर। ऊपरी प्रभार मतलब कि जो प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेंगे, मतलब प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, वो प्रोजेक्ट में काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनसे काम लेना पड़ता है। जैसे बिजली विभाग का जेई हो गया, सिविल विभाग का जेई हो गया, पानी देने वाला हो गया, मॉडल तैयार करने वाला हो गया। ये छोटे मोटे वर्क के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से आदमी अपॉइंट करते हैं, एक बार अपना काम करके चला जाता है, तो उसकी भी तो देनी होगी पेमेंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल में 10 से 15% और ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 9वें की अगर हम बात करें तो ऊपरी प्रभार, और मैंने आपको बताया कि परिनिरीक्षण प्रभार, परिनिरीक्षण प्रभार। ठीक है, अगर परिनिरीक्षण प्रभार की बात करूं तो मैं इस दोनों में आपको काफी क्लियर कर दिया है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये क्या होते हैं, ये बाहर से वर्क करते हैं, इनको यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता परमानेंट वर्क के लिए। ये प्रोजेक्ट से बाहर होते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारी होते हैं, इसलिए इनका भी वेतन हमें इसी में से देना है। तो इसमें भी क्या करते हैं, 10 से 15% ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना चीज मैंने आपको बताया, 9 चीजें। एक मैं आपको 10वां चीज और बताने जा रहा हूं, उत्पादन लागत। अगर आपको मिल जाए कि उत्पादन लागत क्या होता है, उसके बाद
बाजार मूल्य क्या होता है, ठीक है, बाजार मूल्य क्या है, उसके बाद कुल मूल्य क्या है, कुल मूल्य क्या है, और एक लाभ क्या है। तो आपको इनमें अंतर समझ में आना चाहिए। देखिए, उत्पादन लागत का मतलब यह है कि जब आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, प्रोजेक्ट से आप प्रोडक्ट निकालना शुरू करोगे, तो उस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आ रहा है वो आप पता कर लोगे कि कितना भाई एक प्रोडक्ट हमने बनाया, उस प्रोडक्ट में कितना खर्चा आ गया, तो क्या आ जाएगा, उत्पादन लागत। जैसे हमने कोई एक मशीन बैठा ली, वो मशीन हमें एक बल्ब बना के दे रही है, अब उस बल्ब को बनाने में हमको मान लेते हैं 10 रुपए का खर्चा आ गया, तो वो क्या हो गया, इसका उत्पादन लागत हो गया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि 10 रुपए तो बनाने में लगा है, तो हम 10 रुपए में तो बेचेंगे नहीं इसको, कुछ न कुछ तय होना चाहिए कि ये 10 रुपए में बन रहा है तो हम कितने में बेचें। तो मान लेते हैं 2 रुपए रख दिया हमने, इस पे मूल्य कर दिया 12 रुपए। 12 रुपए हमको इसके करने का मतलब ये है कि हमने 2 रुपए इसमें और ऐड कर दिया, जिससे क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा। तो बाजार में जो चीजें बिकेंगी, या तो हो सकता है वो 12 रुपए में बिके या 13 में बिके। तो अगर ये मान लेते हैं ये 12 रुपए में बाजार में बिक रही हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, ये बाजार मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब इस बाजार मूल्य पे सामानें बिकेंगी। अब ये जो बचा हुआ 2 रुपए है ना, इसमें कंपनी को भी मिल रहा है, बेचने वाले को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो हो सकता है कि कंपनी इस चीज को 11.5 रुपए में बाहर बेच रही हो, और 12 रुपए मतलब विक्रेता को बेच रही हो, और विक्रेता इसको 12 रुपए में बेच रहा है। तो ये जो 11.5 रुपए विक्रेता को देने में लगा, और जो ये 10 रुपए बनाने में लगा, तो बचा कितना टोटल, 1.5 रुपए। यही जो बनाने वाली लागत और विक्रेता को देने वाली लागत का अंतर होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाभ बोलते हैं। आप इसमें क्लियर कर जाओ कि बाजार मूल्य, कुल मूल्य और ये लाभ में क्या अंतर है। 12 रुपए में बाहर बिक रहा है तो क्या हो गया, कुल मूल्य हो गया। 10 रुपए में बना तो ये हो गया लागत मूल्य। क्योंकि विक्रेता को कितना में मिला, 11.5 रुपए में मिला, तो 11.5 और 10 का अंतर आया, वो कहाँ चला गया, लाभ में चला गया। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहीं मैं आपको कुल मूल्य, बाजार मूल्य बोला तो आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ये इतनी चीजें हमको क्या करनी होती है, यूज करनी होती है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको YouTube का लिंक बता दे रहा हूँ, आप YouTube पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। YouTube का लिंक होगा, ये हमारा DJP इलेक्ट्रिकल, ये चैनल का नाम है हमारे। आप इस पे जुड़ जाइए, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी। अलग अलग बुक के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी। जैसे इस समय हम इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का प्लेलिस्ट बना रखा है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सभी लेक्चर वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, टेलीग्राम भी है, DJP इलेक्ट्रिकल, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे। उसमें राइट साइड में डिस्कस का मोड आएगा, आप उस डिस्कस पे क्लिक करोगे तो हमारे एक दूसरे ग्रुप पे चले जाओगे जिसका नाम है DJP इलेक्ट्रिकल चैट। आप वहां पे भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप वहां पुट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। तीसरी चीज ये है कि ये वीडियो किन के लिए है, मैं ये क्लियर कर दूं। तो ये वीडियो उन डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है जो इस समय भी डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं। BT बोर्ड में कैसे पेपर देना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे अच्छे नंबर उठा सकते हैं BT बोर्ड में, ये खासकर उनके लिए है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, जब चीजें हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन लेवल पे उसी थ्योरी से उठा के आता है, अलग से तो आता नहीं है कि भाई अलग से कोई हमने कंपटीशन के लिए सिलेबस तैयार कर रखा है वहां से पूछेंगे, बिल्कुल नहीं आता, इसी से है। लेकिन इतनी बारीकी से चीजें उठाता है कि हम उसको ध्यान नहीं दे पाते।
तो उस बारीकी पे भी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, नोट डाउन करता चलूँगा। भाई यहाँ देख लो, ऐसे क्वेश्चन उठा सकता है, यहाँ से अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या करता चलूँगा, मेंशन करता चलूँगा। तीसरी चीज़ें, ये डिप्लोमा और ITI ये दोनों स्टूडेंटों के लिए है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी, जो ITI कर रहे हैं वो भी। अगर ये हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ, अभी तो चीज़ें थियोरेटिकली चल रही हैं, मुझे भी पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को भी उतना मज़ा ना आए, लेकिन जैसे ही हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, वहाँ से चीज़ें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगी, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, बाय।